मेरा योगी जी सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन है कि सर, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, जब भी वो गलत काम करता है तो आप उसे ट्रांसफर क्यों देते हैं, डिसमिस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मैं जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो 1 महीने 1.25 महीने तक हम लोगों ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, तो लोग कहने लगे सभी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा यार कार्य करने दो। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आवश्यक है, हम लोगों ने करना प्रारंभ किया और हम पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में, सस्पेंशन में हम लोगों का विश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो घर भेजने की तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे और बहुत शीघ्र इस प्रकार की कार्रवाई को हम लोग अंजाम देने वाले हैं। लेकिन ये लगा कि गलती हुई, पहले दिन ही ट्रांसफर कर देने चाहिए थे? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा ये मानना है हर एक व्यक्ति को सुधरने का अवसर देना चाहिए। लीडरशिप जब गलत हो, पॉलिटिकल विल पावर न हो, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन करेगा क्या? मुख्यमंत्री और मंत्री अपने कार्यालय में कभी बैठे ही नहीं हैं, अपने कैंप कार्यालय से व्यवस्थाएं चलाते थे और उसके बाद शाम 6 बजे के बाद उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो जाती थी। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति की कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती है और नहीं होनी चाहिए। उसका 24 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारी जगह से हमारे पास ये बात आई, मैंने 9 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को, प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से कहा है कि आप अपने कार्यालय में जन शिकायतों की सुनवाई करिए। बहुत सारी जगह से आया कि साहब ये कभी हुआ नहीं। मैंने कहा जो नहीं हुआ वही तो करवा रहे हैं, वही तो करवाएंगे। क्यों नहीं होगा? आप सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी महत्वपूर्ण उस पर हैं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए। आप समाज के लिए कार्य करिए और नहीं तो फिर उस पद से मुक्ति पाइए। बस 2 ही ऑप्शन आपके पास हैं, इसके अलावा तीसरा नहीं हो सकता है और हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा जगाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फिर उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। तीनों स्थितियों के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग तीनों स्तर पर कार्रवाई भी करेंगे। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। आपने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के, वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना कि नहीं रहना है। वो तो हम तब भी तय करेंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनके शासन में मुसलमानों में खौफ है। अब ये कहा जा रहा है योगी जी, जिस दिन से आप मुख्यमंत्री बने हैं, जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके मन में खौफ है, डर है, आशंका है कि यूपी में रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। पिछले 70-72 दिनों में तो किसी मुसलमान के ऊपर कोई कहर नहीं ढाया गया कहीं भी। एक दूसरा, हम लोग केंद्र में आदरणीय मोदी जी को आदर्श मान करके कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 2013 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। ये सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है। हम योजनाएं सबके लिए लाएंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सबको सुरक्षा देंगे, सबके विकास को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा तो फिर उस समय कानून अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मुझे लगता है यह भय अनावश्यक है। मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में आप ताजुब करेंगे, प्रतिदिन 25, 30, 40, 50 मुस्लिम महिलाएं आती हैं और उनकी पीड़ा को अगर आप सुनेंगे, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपनी मां के साथ, कोई अपने बेटे के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपने किसी रिश्तेदार के साथ आती है, एक ही बात उनकी होती है, हमें टेलीफोन से तलाक देकर के छोड़ दिया गया, हमें एक कागज में भेज करके, चुटकुला भेज करके कह दिया गया कि इनको छोड़ दो। भाई उन लोगों को न्याय तो मिलना ही चाहिए। और अगर उनकी पैरवी करने की बात प्रदेश सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस आधी आबादी को न्याय मिलना ही चाहिए, ये हम लोगों का आग्रह है। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया है। मैंने लखनऊ में देखा है, बहुत सारे सिया धर्मगुरुओं ने गौ हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात की, गौ मांस को
सेवन न करने की उन्होंने खुलेआम वकालत की, इस प्रकार के उन्होंने आदेश जारी किए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग संविधान के साथ, कानून के अनुसार, शासन की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, उनको कहीं भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, उनका सम्मान भी उनको वापस कराएगी। लेकिन हां, कोई अपने को कानून से ऊपर समझता है, संविधान से ऊपर समझता है, उसके अंदर भय होना जरूरी है। अब योगी जी, आप 3 तलाक की बात करेंगे, जी। आप गौरक्षा की बात करेंगे और फिर भी सोचेंगे कि मुसलमान बुरा ना माने। नहीं, मैं कहता हूं तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बात के लिए क्लियर कर दिया है। उन्होंने 3 तलाक का विरोध कर दिया है, उन्होंने गौ हत्या का विरोध भी करना शुरू कर दिया है, और सभी लोगों को इसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है सब स्वीकार करेंगे, एक सौहार्द की स्थापना होगी। हमें प्रयास करना चाहिए कि सौहार्द कहीं बिगड़ने ना पाए। इसके लिए दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं अपने कुछ निहित स्वार्थों की तिलांजलि देनी होगी, और अगर इस दिशा में एक बेहतर प्रयास हो सकेगा तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद का एक सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा, जिसमें हम लोग समाज में सौहार्द स्थापना करने की एक पहल कर सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पहल में आगे आकर के सहयोग किया है। लेकिन मैं आपको साफ साफ पूछ लेता हूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बूचड़खाने बंद किए गए, मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कारोबारी हैं, जिनको लगता है कि मुस्लिम समुदाय की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए यह काम किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पहले से ही कुछ आदेश जारी किए थे, कुछ डायरेक्शन जारी किए थे। हम लोगों ने तो प्रशासन से कहा कि भाई देखो, ये जो आदेश हैं आप इसको लागू करवाइए। कुछ लोग आनाकानी करने का प्रयास कर रहे थे, हमने कहा भी कुछ नहीं, अगर न्यायालय ने कह दिया है तो इसमें फिर इफ वर्ड का प्रश्न ही नहीं उठता। अब इसको लागू करिए। 24 घंटे के अंदर सब कुछ लागू हुआ। मेरे पास तमाम लोग आए थे, इस पेशे से जुड़े हुए लोग आए थे, उसमें दोनों प्रकार के लोग थे। लोगों ने कहा साहब, मैंने कहा यार बताओ कि आखिर हमारा आदेश कहां पे है। ये तो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। अगर हम पालन न करें तो हमारे सारे अधिकारी जेल चले जाएंगे। तो क्या हम अधिकारियों को जेल भिजवाएं अपना? हम अधिकारियों को जेल नहीं जाने देंगे, लेकिन कानून के अनुसार प्रदेश को चलाएंगे भी। अब पिछली सरकार भी तो चुपचाप बैठी थी इस कानून के ऊपर। पिछली सरकार में इस सरकार में यही अंतर है कि पिछली सरकार में प्रशासन अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, स्पेशल सेक्रेटरी को घंटों कोर्ट में खड़ा होना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। इस सरकार में ऐसी कोई नौबत नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगी, कतई नहीं आने देंगे हम लोग इस प्रकार के। न्यायालय का कोई आदेश है, न्यायालय का सम्मान होगा, लेकिन अनावश्यक रूप से हमारे अधिकारी कोर्ट के कटघरे में खड़े होने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन ये आपकी जो रेपुटेशन है सिर्फ यहां नहीं है, अमेरिका तक, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, हफिंगटन पोस्ट है उसमें खबर छपी। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट का कंसोलिडेशन करना चाहती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदू तो दुनिया का सबसे उदार मनुष्य है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्तित्व बताइए कि जिसने इतनी उदारता के साथ दुनिया के किसी मत, किसी मजहब या किसी सेक्ट को अपने यहां सम्मान दिया हो, फलने फूलने का अवसर दिया हो। फिर हिंदू से इतनी चिढ़ क्यों? और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मुझे अपने उन दायित्वों का भी निर्वहन करना है कि प्रदेश में हर व्यक्ति का विकास और प्रत्येक 22 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व भी मेरे ऊपर है। मुझे ये करना है। हमारा मंत्रिपरिषद और इस मंत्रिमंडल से जुड़ा प्रत्येक सदस्य उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के कार्य करेगा। उन्होंने आपके पुराने बयानों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि आपने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के, वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। तो हम तब भी तय करेंगे और हम इस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर नहीं फैलने देंगे, क्योंकि अराजकता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। हमने चेतावनी देख करके बहुत कर लिया है, अब आगे एक्शन की तैयारी हो रही है। बृहद स्तर पर कार्रवाई होगी। गुंडे अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे या अन्यत्र कहीं होंगे, लेकिन हम लोग उनको सड़कों पर खुलेआम अराजकता और जंगलराज की स्थिति पैदा करने की छूट नहीं देंगे। ये बयान पिछले बयानों के ही साथ जुड़े हुए बयान है। योगी जी, आपके बहुत सारे लेख हैं जो उद्धृत किए गए हैं। अब एक का टाइटल है खतरे में हिंदू, दूसरे का टाइटल है सावधान ये इस्लामी आतंक है, आतंक का गढ़ आजमगढ़, और फिर लिखा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सब कहीं ना कहीं भाई, ये तो एक तो पाकिस्तान से जुड़ा होगा। हाँ, लातों के जुड़ा है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोलो।
आजमगढ़ की स्थिति आपने देखा होगा कि 2008 में मुझ पर स्वयं हमला हुआ था और हमले की पूरी जानकारी तत्कालीन प्रशासन को थी। पूरे रिकॉर्ड उनके पास हैं कि हमला कहां से संचालित हो रहा है, कौन लोग मुझ पे कहां हमला करने वाले हैं। यानी अगर मुझे आजमगढ़ के पहले मेरे कार्यकर्ता के द्वारा हल्की सूचना नहीं दी गई होती कि देखिए आगे कुछ होने जा रहा है, हमें इस बात की आशंका है, क्योंकि इसमें कुछ एकाध पुलिस वालों के नाम भी सामने आए थे, तो मुझे लगता है कि मैं इस धरती पे ही नहीं रहता। मैंने अपनी गाड़ी ही बदल दी और मैंने उसमें अपने 2-3 सतर्क कार्यकर्ताओं को रखा कि भाई देखो हमला होगा, गाड़ी की चिंता मत करना, तुम लोग पहले निकल करके बाहर भागना। 11वें नंबर गाड़ी में मैं था। मैं अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस में लेकर 3रे नंबर पर मैं चला गया। बाकी मैंने सब कुछ ऐसे रहने दिया। 10, 11 और 12 इन 3 गाड़ियों को निशाना बना करके इतनी उसके साथ उनको बिल्कुल वो कर दिया गया था, तो कार्यकर्ताओं को पहले से सावधान कर दिया गया था, तुरंत निकल करके बाहर हो गए, बचाव कर लिया उन्होंने। ये जो स्थितियां थी, देश एक समय, आपको लगता नहीं कि देश के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाएं घटित होती थी उन सब के सूत्र कहीं ना कहीं आजमगढ़ से जुड़ते जा रहे थे। रोका गया, रोकेंगे, हम प्रदेश के अंदर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। और अगर कोई इस प्रकार की घटनाओं को, जो समाज विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, इस घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा, प्रश्रय देगा, तो सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को कुचलने का कार्य भी हम लोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने क्या लिखा था। आपने लिखा, आज आजमगढ़ इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बन गया है। देश दुनिया में आतंकवाद की कोई घटना, इसके सूत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजमगढ़ से जुड़े होते हैं। न हो, यह असंभव है। यह आतंक इस्लाम के नाम पर है, इसलिए इस्लामी आतंकवाद है। ये तो दुनिया कह रही है, ये मैं थोड़े कह रहा हूं। दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ ने काफी सुधार किया है। अन्यथा हर मामले में बटला हाउस कांड आजमगढ़ से जुड़ता था। देश के अंदर कहीं कोई घटना विस्फोट होता था, उसमें सूत्र वहां से जुड़ते थे और उसी में तमाम इस देश के सेकुलरिस्ट वहां जाकर के ऐसे तत्वों को प्रश्रय भी देते थे। तो ये जो स्थितियां थी, देखिए आखिर रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा और कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। अगर शांति से ही सारी चीजें हो जाती, ये मैं भी जानता हूं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, तब भी बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो सुधरेंगे नहीं। उनको ठीक करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने तो पड़ेंगे ही, और मैं इस बात को जानता हूं और अंततः उसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और ये होगा। लेकिन आपकी इमेज ऐसी बनी है क्योंकि आप ऐसी बातें कहते रहे। अब देखिए, आपने लिखा, देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आतंकवाद के साथ इस्लाम शब्द जोड़े जाने का विरोध करता है, पर क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम और अल्लाह के नाम पर मौतों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों रोज रोज निरपराध हिंदुओं की हत्या होती है। आप चले जाइए ना, अफगानिस्तान से लेकर के सूडान तक और पूरे उस क्षेत्र को आप देख लीजिए, ISIS के नाम पे क्या हो रहा है। क्यों नहीं उसको कंडेम किया जाता है? क्यों इस प्रकार की स्थितियों को इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवी इसके खिलाफ एक फतवा जारी करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं? मुझे लगता है जिस दिन जागरूक कर देंगे, एक बड़ी आबादी तबाह होने से बच जाएगी। जो लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया को नष्ट करके स्वयं जीवित रह पाएंगे, उनकी गलतफहमी है। दुनिया को खत्म नहीं कर पाएंगे, स्वयं खत्म हो जाएंगे। देखिए, ये आपका लेख है, जब भारत का राष्ट्रत्व जगेगा, भारत माता सिंहनी की तरह दहाड़ उठेंगी, तब जागृत हिंदू महाकाली की तरह आतंकवादियों के नरमुंडों की माला पहनकर अपनी रक्तिम लपलपाती जिह्वा से आतंक के पर्याय नर पिशाचों का रक्तपान करेगा। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे फिर से भगवा लहराएगा। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये बृहत्तर भारत के ही हिस्से थे। आप रामायण और महाभारत काल में चले जाइए, आखिर माता कैकेयी कहां की थी? आप चले जाइए, गांधारी कहां की थी? आखिर वो क्षेत्र तो ठीक है, परिस्थितियां बदली, इतिहास ने एक ऐसा तांडव किया कि वे क्षेत्र भारत से अलग होते गए, अलग हुए। लेकिन क्या ये सच नहीं कि बृहत्तर भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, वर्तमान का बांग्लादेश भी है, और अन्य तमाम जो आसपास के भूभाग हैं, सब बृहत्तर भारत के हिस्से हुआ करते थे। किसी कालखंड में पिछड़े थे, हटे थे, हमसे बिछड़ गए थे। हो सकता है इतिहास फिर करवट ले। अगर दोनों जर्मनी एक हो सकती हैं, तो ये मान करके चलिए कि वह दिन जरूर आएगा जिस दिन ISIS के तांडव को अगर उस समुदाय के लोग स्वयं रोकेंगे नहीं। रोमियो स्क्वाड ने पकड़ लिया गाजियाबाद में स्वामी जयंती पार्क, वो कहते हैं खाली पड़ा है, यहां कोई आता नहीं है क्योंकि डर है कहीं रोमियो स्क्वाड ना आ जाए। देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड गठित होने के तत्काल बाद प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है
कुछ नियम भी जारी कर दिए थे। और इस बात को स्पष्ट, मैंने भी इस बात को कहा कि अगर एक लड़का एक लड़की, हो सकता है दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी आपसी रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको कोई छेड़ेगा नहीं। और जहां पे छेड़ा गया, इस प्रकार की शिकायतें आई, वहां पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन अधिकारियों ने इस घटना को वहां पर अंजाम दिया है। चुनाव के दौरान हम लोगों के पास सर्वाधिक शिकायतें इस बात की आती थी। हम लोग जाते थे चुनाव प्रचार के दौरान, किसी घर में चले गए, परिवार की गृहिणी सबसे ज्यादा हम लोगों को इस बात की शिकायत करती थी कि हम लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, खराब स्थिति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पर परिवार के लोग बालिकाओं को विद्यालय या तो भेजना बंद कर दिए थे, या किसी हॉस्टल में दूर प्रदेश के बाहर उन्होंने कर दिया था, या फिर उनको जो है किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज करके पढ़ाते थे। अब बताइए, किसी बालिका को अपने माँ बाप के साथ रहने का अवसर न मिले, उसको हॉस्टल में भेजना पड़े, उसको जो है रिश्तेदार के यहाँ भेजना पड़े, सुरक्षा की गारंटी सरकार न दे सके, ये हमारे लिए लज्जाजनक स्थिति है और ये स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये कार्रवाई होगी। और एंटी रोमियो स्क्वाड केवल तात्कालिक परिस्थिति के लिए नहीं था, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। प्रदेश में हम इसको और तीव्र गति से लागू करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बस इतना आश्वासन दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में प्यार मोहब्बत करने वालों को कोई नहीं पकड़ेगा। मैंने कहा ना, उसके लिए तो पहले एडवाइजरी जारी हो चुकी है। प्यार और मोहब्बत के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई झूठ और फेराब नहीं होना चाहिए। किसी छल और कपट को भी हम किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं देंगे। और मुझे लगता है मुझे उससे आगे मत बुलवाने दीजिए। क्योंकि रिसर्च करते करते मुझे पता चला, आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे तो 50 स्टूडेंट थे, सिर्फ 3 लड़कियां थी, तो वहां तो स्कोप था नहीं कोई। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, इस समाज है, इस समाज के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं उस प्राचीन व्यवस्था के संस्कार देने पड़ेंगे जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन मानी जाती थी। और अगर हम संस्कार दे सकेंगे तो तमाम प्रकार के कुछ संस्कारों और अपराध को भी हम रोकने में सफल हो जाएंगे। अब जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं